तो हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में जो हमने इकोनॉमी में डिस्कस किया था वो क्या था? मुद्रा के कार्य। जहां से आबकारी के पेपर में आपने क्वेश्चन बने हुए देखे होंगे। और आज हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा इकोनॉमी के सिलेबस का, उस टॉपिक का नाम होगा मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी या मुद्रा की पूर्ति की माप। मुद्रा की पूर्ति की माप से भी परसों जो रिसेंट में पेपर हुआ था कनिष्क सहायक का, उसमें क्वेश्चन बने थे। और आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस पेपर को देखिएगा, उस क्वेश्चन को देखिएगा, आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को क्लियर कर पाओगे। दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। और आज की जो हमारी हेडिंग होने वाली है, उस हेडिंग का नाम है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति हमारा आज का टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम बहुत आसान शब्दों में समझने वाले हैं। मुद्रा की पूर्ति को समझने से पहले उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हम जानते हैं। एक निश्चित समय में, एक पर्टिकुलरली टाइम में, किसी भी देश में जो मुद्रा प्रचलित होती है, प्रचलित बोले तो जो मुद्रा लेन देन में यूज हो रही है, जिस मुद्रा को आदमी जो अर्थव्यवस्था में है, जो जनता के पास है, जो प्रचलित मुद्रा है, उसकी क्या मात्रा है, उसी को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। ठीक है। मुद्रा की पूर्ति बोले तो पूर्ति का मीन सप्लाई। तो जनता के पास मुद्रा की क्या सप्लाई रखता है आरबीआई, वही आपका मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की माप कहलाता है। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये कहता है आरबीआई। तो ये परिभाषा जो है वो आरबीआई के द्वारा दी गई है। ये कौन करता है? आरबीआई। नॉर्मल प्रश्न बनेगा, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? तो मुद्रा की पूर्ति आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा की पूर्ति आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही निर्धारित करता है कि समाज में, अर्थव्यवस्था में जनता के पास कितनी मुद्रा होनी चाहिए। नहीं तो आप ये नहीं सोच सकते कि आरबीआई भी हमारा देश का है, कागज भी हमारे पास है, कागज ही तो है, दुनिया भर के नोट छाप दो और देश की गरीबी को दूर कर दो। ऐसा भी तो दिमाग में आता है कभी? नोट ही तो है, कागज ही तो है, और आरबीआई दुनिया भर के पैसे छाप के गरीबी को दूर कर दे? पर नहीं, आरबीआई ही ये डिसाइड करता है कि अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, समाज में जनता के पास कितनी सप्लाई करनी है मनी की। तो वही मुद्रा की सप्लाई कहलाती है। जैसे अगर आप पानी में काम करो, जल विभाग में काम करो, आप निर्धारित करते हो ना कि इस कोटद्वार में कितना वाटर सप्लाई होना चाहिए। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। जब आप बिजली विभाग में जॉब करते हो, तो आप ये डिसाइड करते हो ना कि गर्मियों के टाइम पे कितनी सप्लाई करंट की करनी है, बिजली की करनी है, सर्दियों के टाइम पे कितनी करनी है, किस टाइम लोग ज्यादा बिजली को कंज्यूम करते हैं, किस टाइम कम करते हैं। तो वहां से क्या सप्लाई रहेगी सिटी के लिए बिजली की, वो आप निर्धारित करोगे। बहुत ज्यादा बिजली भी दोगे नहीं आप कि लोग उसका मिस यूज करें, और बहुत कम भी बिजली आप दोगे नहीं कि लोग परेशान हो जाए। तो ऐसे ही आरबीआई भी डिसाइड करता है कि इकोनॉमी में, समाज में जनता के पास मुद्रा कितनी होनी चाहिए। इसकी माप जो तय करता है, मुद्रा की सप्लाई की माप, वो आरबीआई तय करता है। एक क्वेश्चन आप ये ध्यान रखिए, आरबीआई ही निर्धारित करता है। होपफुली ये बात समझ में आई होगी। अब इसके अंदर जो मुद्रा की माप है, वो समझने से पहले हम बेसिक से एक वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1977, 1977 में जो आरबीआई है, देखो यहां से प्रश्न बनेगा वन लाइनर। आरबीआई ने मुद्रा की माप हेतु, माप की मुद्रा की माप हेतु चार तरीके अपनाए। क्या तरीके अपनाए? चार तरीके अपनाए हैं। ठीक है। कब अपनाए हैं ये चार तरीके? 1977 में। और किसके द्वारा अपनाए गए हैं? आरबीआई के द्वारा अपनाए गए हैं। ये कितनी मापें निर्धारित की गई है आरबीआई के द्वारा? तो चार मापें निर्धारित की गई है। मुद्रा की माप कौन निर्धारित करेगा? तो दोस्तों आप बोलोगे आरबीआई करेगा। और आरबीआई ने जो मुद्रा की सप्लाई है, मुद्रा की पूर्ति है, उसके लिए चार तरीके निर्धारित करे हैं। और ये कब किए आरबीआई ने? सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये 1977 में किए हैं। और कौन से ये चार तरीके हैं? तो इनको नाम दिया गया है M1, M2, M3 और M। मैं कहा हूं मुद्रा के चार तरीके सप्लाई की या मुद्रा की पूर्ति के चार निर्धारित तरीके हैं, जिनका नाम दिया गया है M1, M2, M3 और M4। 1977 में ये डिसाइड किया गया था बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कनिष्क सहायक के पेपर में इसी से ही कुछ क्वेश्चन बना था। आप देखिएगा छोटा सा लेक्चर, फिर उस क्वेश्चन को देखिएगा, आप आसानी से बना। अभी तक की बातें समझ में आई है। अब हमको पढ़ना है कि ये M1 प्रकार की मुद्रा होती क्या है। M1 प्रकार की मुद्रा, M1 प्रकार की मुद्रा।
आप बोल रहे हो M1 तरीका जो मुद्रा की सप्लाई के लिए आरबीआई अपनाता है, इस M1 में कौन कौन सी मुद्रा आती है, ये पॉइंट हम लोगों को पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन से पॉइंट आता है? तो पहला आता है जनता के पास मुद्रा। जनता के पास, जो जनता के पास मुद्रा है वो M1 में आता है। M1 के अंदर बहुत प्रकार की मुद्रा आती है, और बहुत प्रकार की मुद्रा में से एक वह मुद्रा जो जनता के पास है। आप अभी क्लास को देख रहे हो और आपके जेब जेब में, आपके पर्स में कितना रुपए है, वो M1 प्रकार की मुद्रा है। आपके जेब में, मेरे जेब में तो अभी खाली कुछ है नहीं, मगर हमारे पर्स में, हमारे जेब में हमारे पास कितना कैश है, वो M1 प्रकार की मुद्रा है। नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? चाहे वो पत्र मुद्रा के फॉर्म में है, चाहे वो धातु मुद्रा के फॉर्म में सिक्के हैं, बट हमारे पास लिक्विड कैश के रूप में जितना भी मुद्रा है वो M1 प्रकार की मुद्रा का एक प्रकार है। इसके अलावा, ठीक है, बैंक में जमा मुद्रा, बैंक में जमा मुद्रा या मांग जमा, ऐसा पॉइंट लिखा रहेगा। देखो, जब बुक से पढ़ोगे आप तो आपको उसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ा हार्ड लग सकती है, बट मैं उसको इजी वे में बताऊंगा। अभी तक मैंने क्या बोला, जो आप और मेरे जेब में रखा हुआ पैसा है वो भी M1 प्रकार में आएगा, बट हमारा कुछ पैसा जो हमारा सेविंग अकाउंट है बैंक में, उसमें भी तो कुछ पैसा है, कुछ पैसा तो हमारे अकाउंट में भी है, बाकी ना। एक्टिव अकाउंट, सेविंग अकाउंट कुछ होते हैं ना हमारे, तो हमारे कुछ पैसा उसमें भी तो है। चालू खाता, बचत खाता बोलते हो ना आप लोग। आपके बैंक में चालू खाता होगा, आपका बैंक में बचत खाता होगा, सेविंग अकाउंट जिसे आप लोग बोल रहे हो। आपका बैंक में कोई तो अकाउंट होगा जिसमें आपके पैसे होंगे, तो वो पैसा भी M1 प्रकार की मुद्रा में ही आता है। गॉट इट? यस और नो? हाँ। और तीसरा जो है, आरबीआई के पास, आरबीआई के पास जमा मुद्रा, आरबीआई के पास जमा मुद्रा। आपको बुक की लैंग्वेज थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लगेगी, बट मैं उसी लैंग्वेज को बड़े बड़े इजी वे में बता रहा हूं। क्या आरबीआई के पास पैसा नहीं है? बोलोगे कैसा? अच्छा ये बताओ, क्या इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है? यस और नो? क्या भारत का देश किसी दूसरे देश से कोई चीज आयात करता है? यस और नो? आप बोलोगे सर करता है। अब भारत किसी दूसरे देश से कोई चीज खरीदता है, जैसा मेरा ये बोर्ड है, अगर ये बोर्ड चाइना से आया है और इंडिया, मतलब बना तो असेंबल तो इंडिया में ही हुआ होगा, बट इसके अंदर का जो सिस्टम है वो चाइना से आया है, तो भारत की सरकार ने चाइना से वो चीज खरीदी होगी। और इंडियन गवर्नमेंट ने जब वो चीज चाइना से खरीदी होगी, क्या चाइना को पैसा दिया होगा कि नहीं दिया होगा? फ्री में खरीदा होगा? आप बोलोगे चाइना को पैसा दिया होगा। और जो भारत सरकार ने चाइना को पैसा दिया, भारत सरकार ने पैसा रखा कहाँ है? आरबीआई के पास। तो पैसा गया कहां से? आरबीआई से। तो इट मींस आरबीआई के पास भी पैसा है, आरबीआई के पास भी कुछ पैसा स्टॉक में जमा करके रखा है। यस और नो? आरबीआई के पास पैसा है कि नहीं? आप बोलोगे यस। तो M1 प्रकार की मुद्रा में कितनी चीजें आती है? जनता के पास जो मुद्रा है, जनता के पास जो पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा है वो, जनता की बैंक में जो मांग जमाएं हैं जिसे आप डिमांड डिपॉजिट कहते हो, और आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं होती है, ओडी या अदर डिपॉजिट जिसे कहते हो, ये सारी की सारी चीजें M1 प्रकार की मुद्रा में आती है। अगेन कह रहा हूं, आरबीआई के पास की जो मुद्रा होती है, बैंक में जो हमारी जमा मुद्रा होती है, चाहे बचत खाता है चाहे चालू खाता है, और हमारे पास जो कैश के रूप में जो पैसा होता है, ये तीनों प्रकार की मुद्रा M1 प्रकार की मुद्रा में आती है। उम्मीद करता हूं इस सरल भाषा में आप ये समझ पाए होंगे कि M1 प्रकार की मुद्रा में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अगर इस बात से आप लोग सहमत हैं तो अब हम हेडिंग डालेंगे, M2 प्रकार की मुद्रा में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जो मुद्रा की पूर्ति का मापक है, M2 प्रकार की मुद्रा, इस M2 प्रकार की मुद्रा में कौन कौन सी चीजें आती है, जिसको हम M2 वाले पोर्शन में डालेंगे। M2 वाले पोर्शन में डालने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि M2 वाले में M1 तो आता ही आता है। M1 बोले तो ये तीनों की तीनों चीज है, जनता के पास जमा, बैंक में जो हमारा जमा है सेविंग अकाउंट और बचत खाता और चालू खाता के रूप में, और आरबीआई के पास जो जमा है वो, तो ये तीनों की तीनों आ गए ना M2 में। M2 में M1 तो आता ही है, और M1 में तीनों चीजें आती है, तो मतलब M1 तो हो ही गया। प्लस इसके अलावा क्या आता है? प्लस डाकघर, डाकघरों में जमा खाता या जमा पैसा,
ठीक है, जमा मुद्रा, ये देखो। तो M2 में तो कुछ भी याद नहीं किया। M2 में क्या है, M1 प्लस एक्स्ट्रा क्या है जो पोस्ट ऑफिस में भी जमा किया है। कुछ लोगों के खाते, कुछ लोगों के अकाउंट अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी तो होते हैं। मेरा तो नहीं है, मगर जब भी कभी पोस्ट ऑफिस में जाने का नंबर आया है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुरंत नंबर आ गया होगा। दुनिया भर की भीड़ रहती पोस्ट ऑफिस में भी, है ना। और बहुत सारे लोगों के जो पुराने जमाने के लोग हैं, खासकर आपने दादा दूदा अगर पेंशन वेंशन आती होगी उनके, तो कई लोगों की पेंशन तो पोस्ट ऑफिस में ही आती है या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं। तो आप इस बात से सहमत हो जाओ कि लोग पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा करते हैं, लोगों के खाते, लोगों के अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी होते हैं, हाँ कि ना। तो आप बोलोगे हाँ भाई होते हैं। तो इसका मतलब M2 में क्या आया, M1 तो आया ही आया, जनता के पास मुद्रा, बैंक में जमा मुद्रा, RBI के पास जमा मुद्रा, यही तो M1 है। और प्लस डाकघरों में जो जमा मुद्रा था उसको भी, डाकघर में जो जमा पैसा था उसको भी M2 में ही इंक्लूड कर दिया है। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे साहब M3 प्रकार की मुद्रा, मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इससे रिलेटेड यूट्यूब में हजारों लेक्चर पड़े हैं, बट शायद ही इतने आसान शब्दों में कोई समझा रहा है। मैं आपको बहुत बेसिक शब्दों में समझा रहा हूं कि M3 प्रकार की मुद्रा में क्या आएगा। M3 प्रकार की मुद्रा में वो M1 प्रकार की जो मुद्रा है वो आएगी ही आएगी। M2 में भी M1 प्रकार की मुद्रा आई थी और M3 में भी M1 प्रकार की मुद्रा आएगी आएगी। ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। प्लस इसमें और क्या चीज आती है, M2 में तो M1 के साथ साथ क्या आया था, डाकघर। M2 में क्या आया था, M1 तो आया ही आया था प्लस डाकघर। और M3 में क्या आया, M1 तो आएगा ही आएगा प्लस व्यापारिक, प्लस व्यापारिक बैंकों में सावधि जमा, सावधि जमा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या, सावधि जमा। ठीक है, समझ में आई बात। इसके अलावा एक और आता है, उसको बोला जाता है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स जमा, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग करेंगे वो मेरे को थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, पर फिक्स डिपॉजिट जिसे बोला जाता है FD, फिक्स कर दिया जाता है। ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो M3 प्रकार की मुद्रा बनती है। नहीं समझे आप बात को, चलो देखो मैं समझाता हूँ। M3 में M1 तो आएगा ही आएगा, चलो ये बात समझ में आती है। व्यापारिक बैंकों की सावधि जमा, ये समझ में नहीं आया। अच्छा, व्यापारिक बैंक कहते किसे हैं, व्यापारिक बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जिनमें हम पैसा जमा करते हैं, जो हमारे साथ व्यापार करते हैं। आपका खाता PNB में है और आप अपना पैसा PNB में सेव करके रख रहे हो, वो आप पे उस पे इंटरेस्ट भी दे रहा है और आपके पैसे चोरी होने का कोई खतरा नहीं है। जब जाओ बैंक से पैसा निकाल दो, जमा कर दो, आपको इतनी सिक्योरिटी दे रहा है, तो वो फायदा नहीं कमा रहा होगा। जस्ट इमेजिन, PNB इतने लोगों को सैलरी पे रखा है, नौकरी पे रखा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाए, उस बिल्डिंग का किराया दे रहा है, तो फ्री में कर रहा है क्या काम, नहीं, वो बिजनेस कर रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या फ्री में पढ़ा रहा हूँ क्या, नहीं, यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रहा हूँ, बट यूट्यूब से मुझे कुछ रेवेन्यू जनरेट होके मिलता है, तो मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। आप कोचिंग जाते हो, फ्री में पढ़ा रहा है क्या, नहीं। तो सब क्या कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। कांस्टेबल का पेपर आया नहीं, सब बोलते हैं नया बैच नया बैच नया बैच, कल से शुरू, आज से शुरू, रोज हर संडे को, हर मंडे को नए बैच बन रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी काम क्यों कर रहा है, वो व्यापार कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है, अपना फायदा कमा रहा है, फ्री में कौन काम करेगा। तो जिन बैंकों में आपके और हमारे खाते क्या है, सिंपल से वो सारे बैंक क्या है, व्यापारिक बैंक है। वो सारे बैंक क्या है, वो सारे बैंक व्यापारिक बैंक है। ओके, PNB, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां भी आपका खाता है मेरे दोस्त, वो एक व्यापारिक बैंक को व्यापार कर रहा है। हमारा पैसा जमा कर रहा है, अपना पैसा RBI के पास कर रहा है। RBI ऐसे 4% का इंटरेस्ट लेता है, हमें 3 का देता है, बस 1% का फायदा कमा देता है, ऐसा। ओके, तो व्यापारिक बैंकों में सावधि जमा, सर सावधि जमा किसे कहते हैं ये समझ में नहीं आया। पहली बात तो मैं आप लोगों को ना यहाँ पे हिंदी पढ़ाता हूँ, ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ाता हूँ और आप इसे समझोगे। सावधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। कोई भाई मुझे बता पाएगा सावधि में कौन सी संधि है, बता पाओगे आप, लगा लिया आपने तुक्का, हाँ लगा लिया, ओके। सावधि में आपके पास दीर्घ संधि है,
अगर आपने सही तुक्का लगाया था तो बल्ले बल्ले, और अगर आपने गलत लगाया था तो दोस्त आपको संधि नहीं आती। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये होगा स प्लस अवधि। क्या होगा? स प्लस अवधि। अवधि का मतलब क्या होता है? टाइम। अवधि का मतलब क्या होता है? टाइम। कि कितने अवधि तक, ना सुना होगा ना आपने ये वाला टर्म तो। 10 साल की अवधि तक, 20 साल की अवधि तक, 5 साल की अवधि तक। अवधि का मतलब होता है टाइम। पर इसके साथ क्या जोड़ा गया है? स। तो मतलब टाइम के साथ। अवधि का मतलब होता है टाइम, और उससे आगे आ गया है स, तो इसका मतलब टाइम के साथ। टाइम के साथ। टाइम के साथ। ओके। तो ध्यान रखना, जो पैसा हम बैंक में टाइम के साथ जमा करते हैं उसको बोला जाता है सावधि जमा। जैसे तुमने देखा होगा कि आप हर महीने 300 रुपए बैंक में जमा कर रहे हो, हर महीने 300 रुपए बैंक में जमा कर रहे हो, हर महीने 300 रुपए बैंक में जमा कर रहे हो, और आपने सावधि कर रखी है 3 साल की। सपोज दैट आपने सावधि कर रखी है 3 साल की। तो 3 साल तक आप हर महीने 300 रुपए जमा कर रहे हो, हर महीने 300 रुपए जमा कर रहे हो, हर महीने 300 रुपए जमा कर रहे हो, और जैसे ही 3 साल हो जाएंगे तो आपका जितना भी जमा हुआ होगा उस पर जितना भी इंटरेस्ट लगा होगा वो आपको मिल जाएगा। सा अवधि, अवधि के साथ ऐसी तो जमा होता है जैसा आपका नॉर्मल चालू खाता है बैंक में, जैसे मेरा अकाउंट है जिससे आप गूगल पे फोन पे चलाते हो। कोई अवधि के लिए जमा थोड़ा ना है, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपका अकाउंट है। जिस दिन आपने सारे पैसे निकाल दिए कुछ समय बाद वो बंद हो जाएगा। मगर सा अवधि जमा ये अवधि के साथ होता है कि 3 साल तक मैं इतने 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 जमा कर दूंगा, मेरे टोटल इतने हो जाएंगे, और 3 साल बाद तू मुझे इतना देना। 5 साल तक मैं इतने 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 जमा करूंगा, 5 साल में उतना ही हो जाएंगे और तुम मुझे इतना दे देना। तो सावधि जमा इसे कहा जाता है। टाइम डिपॉजिट, इसे बोला जाता है टाइम डिपॉजिट। ओके। और प्लस एक और चीज होती है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स शब्द के लिए एक स्पेशल वर्ड नहीं आ रहा मेरे को हिंदी में, जैसे चालू खाता, बचत खाता, ये होते हैं सावधि खाता, इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है। पर फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अमीर अमीर लोग होते हैं ना, कि तुम भी लोग हो, आपके पास 20 लाख रुपए, आप आजकल ड्रीम इलेवन खेले, आप आए, तो आपने 20 लाख रुपए अपने बैंक में फिक्स कर दिए, कि 20 लाख रुपए एक साथ आप बैंक में गए कि मेरे ये 20 लाख रुपए एक फिक्स डिपॉजिट कर दो, एक फिक्स अकाउंट में जमा कर दो, और 10 साल तक मैं इन 20 लाख रुपए पे छेड़ूंगा नहीं। अब बैंक आपको बोलेगा ठीक है भाई 20 लाख रुपए जमा कर, और 10 साल तक इन 20 लाख रुपए पे छेड़ना मैं नहीं, और 10 साल बाद तू 25 लाख ले लियो मुझसे। तो हम कुछ पैसा बैंक में फिक्स कर देते हैं जिसमें हम छेड़ते नहीं है। कई बार होता है कोई बिजनेस चलता है, कुछ होता है, तो अचानक से पैसा आ जाता है अकाउंट में। ये कोई रिटायरमेंट आते तुमने देखे होंगे है ना, कोई साढ़े साढ़े 17 साल में फौज में भर्ती हो गया, 17 साल की उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है, 17 साल की जॉब करने के बाद। तो 34-35 साल में लोग रिटायरमेंट भी आ जाते हैं। हमारे गांव के भैया है, वो 32-35-34 साल की उम्र में रिटायरमेंट भी आ गया नेवी से, और दोबारा भी जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला 50-60 लाख रुपए, उसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया कि ये भाई फिक्स हो गया इतने साल के लिए, तो उसको बोला जाता है फिक्स डिपॉजिट। उसमें छेड़ते नहीं है कि इतने साल तक फिक्स है, उसके बाद में निकालूंगा तो मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो होपफुली बात समझ में आई होगी। तो M3 प्रकार की मुद्रा में M1 तो आएगा ही आएगा, प्लस जो व्यापारिक बैंकों में हमने सावधि जमा किया हुआ है ना अवधि के साथ वो, और प्लस जो हमारी व्यापारिक बैंकों में फिक्स डिपॉजिट है वो भी, इन तीनों को जोड़ के क्या बनता है? M3 प्रकार की मुद्रा। M1 तो आएगा ही आएगा, प्लस व्यापारिक बैंकों में सावधि जमा, अवधि के साथ जमा, और प्लस फिक्स डिपॉजिट। ध्यान रखो, इतना रिवाइज करवा रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें कित में आती हैं? M3 प्रकार की मुद्रा में। समझ गए होंगे। M4 प्रकार की मुद्रा। M4 प्रकार की, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाया हूं, और ये बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। तो M4 प्रकार की मुद्रा में आता है M3। M3 बोले तो ये सारी चीजें, M3 बोले तो M1 व्यापारिक बैंकों की सावधि जमा प्लस फिक्स डिपॉजिट, ये M4 में आएगा ही आएगा, प्लस डाक घरों में, डाक घरों में कुल जमा, डाक घरों में कुल जमा, तो ये भी किस में आता है? M4। कई बच्चे बोलेंगे डाकघर तो भी बताया था, डाकघरों में जमा मुद्रा, पर डाकघरों में जमा मुद्रा कौन कौन सा वाला? यही वाला, वो जो सेविंग अकाउंट वाला है, ठीक है, बचत खाता और चालू खाता एक्टिव अकाउंट वाला है, ये डाकघर वाला। मगर यहाँ पे क्या है? कुल खाता। इसके अलावा बैंक, डाकघर में भी तुमने जितना पैसा जमा क्या किया है सारी चीजें, एक्टिव अकाउंट, सेविंग अकाउंट नहीं, इसके अलावा अगर डाकघर में भी आपने सावधि पैसे जमा करे हैं, डाकघर में भी आपने फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं, डाकघर में आपने कोई बीमा पॉलिसी कुछ भी खोली है, एनीथिंग एवरीथिंग,
डाकघर का सारा पैसा, डाकघर का कुल जमा और प्लस M3, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इट विल बी M4 प्रकार की मुद्रा। डाकघरों की कुल जमा एवरीथिंग प्लस M3 और इनको जोड़ दिया जाए तो ये M4 प्रकार की मुद्रा बनती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये था M1 प्रकार की मुद्रा, M2 प्रकार की मुद्रा, M3 प्रकार की मुद्रा, M4 प्रकार की मुद्रा। ओके, चलिए, होपफुली बहुत आसान शब्दों में समझाया है और आप इस बहुत आसान से शब्दों को समझे होंगे। फिर भी कहीं पे गलती रह गई होगी तो मैं माफी चाहता हूँ। और आप पुराना वाला पेपर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद डिस्कस करना, सॉल्व करना का निश्चय का, आपका क्वेश्चन सही चले जाएगा। ओके, अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है और कई बार इससे क्वेश्चन बनता है, अगर गलती से प्रश्न बनेगा सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? सबसे तरल मुद्रा का एक गुण होता है, अब मुद्रा के पास एक तरलता का गुण होता है, लिक्विडिटी का। मुद्रा के पास एक तरलता का गुण होता है। क्या बोला है सर? मुद्रा के पास एक तरलता का गुण होता है और सबसे तरल मुद्रा होती M1 प्रकार की मुद्रा, इसके बाद M2 प्रकार की मुद्रा, इसके बाद M3 प्रकार की मुद्रा और इसके बाद M4 प्रकार की मुद्रा। और यही मुद्रा का तरलता का गुण है। हम तो नहीं समझे सर, रट्टा लगाना तो मैं रट्टा लगा दूंगा कि सबसे तरल मुद्रा M1 प्रकार की और सबसे कम तरल मुद्रा M4 प्रकार की। पर सर कहते किसे? तरल का मतलब होता है लिक्विड। अब जैसे पानी है ना, जैसे पानी है, अब पानी इसके अंदर है, लिक्विड है, तो जो पानी का शेप है ना, पानी का जो आकार है वो ऐसी हो गया होगा, लंबा। इसी पानी को अगर मैं लोटे में रखूंगा तो पानी का जो आकार हो जाएगा वो लोटे के जैसे गोल हो जाएगा। इसी पानी को अगर मैं थाली में रखूंगा तो पानी का जो आकार है ऐसा वृत्ताकार थाली नुमा हो जाएगा। तो मुद्रा की एक क्वालिटी होती है, ये भी अपने आकार को बदलता रहता है। जैसे पानी अपने आकार को हर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जाता है तो पानी वैसे ही हो जाता है, ऐसी मुद्रा भी अपने आकार को चेंज करती रहती है। जैसे अगर सपोज करो मेरे पास 50 का नोट होता है ना, तो अभी मुद्रा क्या है? 50 का नोट। जस्ट इमेजिन मेरे हाथ में ये 50 का नोट है, ये 50 का नोट मुद्रा है। अब मैंने दुकानदार को दिया और 50 रुपए में ये खरीद लिया, तो अभी तक जो 50 रुपए था ना उसका आकार ही बदल दिया, ये बन गया। अब मैंने ये पेन किसी को बेचा और बदले में मैंने उससे फोन खरीद लिया, बदले में फोन खरीद लिया, तो जो पैसा था उसने ऐसा आकार कर लिया। मैंने किसी को फोन बेचा, अब बदले में ये पेन खरीद ली, तो अब मुद्रा का आकार क्या हो गया? ये हो गया। अब यही तो पैसा है। आपके पास 50,000 रुपए था, आपने आईफोन ले लिया, तो आपके पास जो केस था तो मुद्रा का आकार केस के रूप में था, आपने दुकानदार को दिया और अब आपने आईफोन खरीद लिया, तो वही तो कैश हो गया, वही तो मुद्रा हो गया आपका। तो मुद्रा भी अपने आकार को बदलने का गुण रखती है। मुद्रा के अंदर एक तरलता का स्वभाव होता है कि मुद्रा से जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो मुद्रा उसी रूप में ढल जाती है। ये तुम्हारे लिए एक मार्कर होगा, मेरे लिए 250 रुपए है, तो मेरे लिए यही मुद्रा है। ये तुम्हारे लिए एक फोन होगा, पर मेरे लिए देखा जाए तो 14,000 रुपए है। तो मुद्रा जिस में जो भी हम खरीदते हैं उसी गुण को अपना लेती है, उसी में ढल जाती है। इसीलिए मुद्रा के पास क्या तरलता का गुण होता है? हम बोलेंगे यस। और सबसे ज्यादा तरल मुद्रा क्या होती है? M1 प्रकार की मुद्रा होती है। रीजन बिहाइंड दैट M1 प्रकार की मुद्रा में जनता के पास वाली मुद्रा भी होती है जो हमारे पास कैश के रूप में होती है। जैसे आपके पास केस पड़ा हुआ 10 रुपए, अभी आप दुकान में जाओगे और वहां से गोल्डन खरीद के लेके आ जाओगे, तो 10 रुपए जो केस था, जैसे आपने गोल्डन खरीदा वो उसका अपना आकार बदल दिया। तो मुद्रा के पास तरलता का एक गुण होता है। और सबसे तरल मुद्रा कौन सी होती है मेरे दोस्तों? M1 प्रकार की मुद्रा होती है। होपफुली ये क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।